हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाकिस्तान पीनल कोड लॉ गेट के हवाले से। और जो लॉ गेट का सिलेबस है उसमें सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो है चैप्टर 2। वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखें, ये जो पाकिस्तान पीनल कोड का जो लॉ गेट का सिलेबस है इसमें चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 16, चैप्टर 16A और चैप्टर 17 ये आते हैं और यही हमने पढ़ने हैं लॉ गेट के हवाले से। अब इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ चैप्टर 2 के बारे में बताता हूँ। तो जनाब देखें, चैप्टर 2 जो है ना, उसकी स्टार्ट होती है सेक्शन 6 से। सेक्शन 6 ये कहता है कि जितनी भी डेफिनेशंस या ये प्रोविजंस पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर आती हैं, वो सब के सब जो जनरल एक्सेप्शंस हैं उनको फॉलो करती हैं। वो जनरल एक्सेप्शन कौन सी, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सेक्शन 7 ये कहता है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन। इसका मतलब है कि जब कोई चीज़ एक मरतबा इस कानून के अंदर कोई एक्सप्रेस कर दी गई है तो उसका फिर थ्रू आउट कानून के अंदर वही मतलब लिया जाएगा। यानी हमने एक दफ़ा आपको समझा दिया कि भाई इसकी डेफिनेशन ये है इस कानून के अंदर, तो पूरे कानून में कहीं पे भी वो वर्ड इस्तेमाल होगा तो उसकी वही सेम मीनिंग होगी। और जेंडर सेक्शन 8 वो ये कहता है कि जेंडर के लिए पूरे कानून के अंदर लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया जाएगा, शी नहीं किया जाएगा। यानी ही का मतलब शी भी हो सकता है, ही भी हो सकता है। ठीक है जी। इसी तरीके से नंबर नंबर के बारे में ये बताया गया है कि अगर लिखा जाता है कि ए पर्सन, अब पर्सन का मतलब है कि बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि पर्सन्स, तो वो सिंगल बंदे के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। यानी हम उसकी दोनों मीनिंग ले सकते हैं। वो हमारे केस के ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन के ऊपर। इसी तरीके से मैन एंड वुमेन के बारे में बताया गया है कि मैन का मतलब है कि कोई भी शख्स किसी भी एज का, इसीलिए। और इसी तरीके से वुमेन यानी औरत, उसका मतलब भी है कि कोई भी खातून किसी भी एज की। उसके अलावा पर्सन, पर्सन का मतलब इस कानून के अंदर यानी पीपीसी के अंदर है कि ऐसी कोई भी कंपनी, एसोसिएशन, ग्रुप, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या नहीं हो, वो पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। पब्लिक का मतलब क्या है सेक्शन 12 के तहत? यानी कोई भी ऐसी क्लास या कम्युनिटी लोगों की, वो भी पब्लिक की डेफिनेशन में आती है। उसके बाद सेक्शन 13 जो है वो जनाब ओमिट हो चुका है, ये आपको याद रखना है। अब सेक्शन 14 के अंदर बताया गया है सर्वेंट ऑफ द स्टेट, यानी वो लोग जो सरकारी मुलाजमीन हैं, चाहे वो सूबाई हुकूमत के अंदर काम करते हैं या विफाकी हुकूमत में। उसके बाद सेक्शन 15 15 और 16 ये जनाब ओमिट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। सेक्शन 17 में गवर्नमेंट के बारे में बताया गया। गवर्नमेंट का मतलब है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जेक्टिव हुकूमत, चाहे वो सरकारी यानी कोई भी सरकार, चाहे वो वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, उसका कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, जैसे लॉ मिनिस्ट्री है, फेडरल कोई भी चीज़। ठीक है जी। इसके अलावा जनाब 18 वो भी ख़त्म हो चुका है। सेक्शन 19 के अंदर जज के बारे में बताया गया कि जज का मतलब है कि ऐसा शख्स जिसको जो जज का काम करता है, जो डेजिनेटेड है, या वो शख्स जिसको ये ताकत दी गई है कि वो जनाब लीगल जजमेंट दे, लीगल फैसले सुनाए, अदालती फैसले सुनाए, तो हम उसको भी जज कहेंगे। उसके बाद एक कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब होता है कि जज या जजेस का एक ग्रुप, बॉडी। हम जब अदालत में जाते हैं तो दोस्तों एक जज भी होता है और बाजू का दो जजेस का बेंच होता है, 3 जजेस का। तो यानी खाली एक भी जज हो सकता है, 2 से 3 ज़्यादा भी जज होंगे तो हम उन सबको क्या बोलेंगे? अदालत बोलेंगे, कोर्ट ऑफ जस्टिस। पब्लिक सर्वेंट की जनाब डेफिनेशन बताई है 21 के अंदर। इसमें अब जनाब जो आर्मी के अंदर लोग काम करते हैं वो भी यानी कि पब्लिक सर्वेंट हैं। जो जज है वो भी पब्लिक सर्वेंट है। जो अदालतों के अंदर अफसर्स काम करते हैं, जो फैक्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डॉक्यूमेंट को जनाब वो अटेस्टेड करते हैं, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करते हैं, जुडिशियल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, ऑथ एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, या कोई भी अदालत का जो ऑर्डर है उसको मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, वो सारे के सारे जनाब सरकारी मुलाजम कहलाएंगे। इसकी इसी तरीके से जो जूरी मैन है, जो पंचायत के जो मेंबर्स हैं, जो अदालत की मदद करते हैं, या वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। इसी तरीके से सिक्स्थ जो कैटेगरी है उसके अंदर आर्बिटर्स, जो सालसी करवाते हैं, वो शख्स जो आप लोगों के फैसले करवाते हैं अदालत के ज़रिए या किसी पब्लिक अथॉरिटी के ज़रिए, वो भी जनाब पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। इसी तरीके से ऐसा कोई भी शख्स जिसको पावर दी गई है किसी शख्स को कैद में रखने की, रोकने की, वो भी सरकारी मुलाजिम कहलाता है। इसी तरीके से हर वो शख्स जो क्राइम को रोकता है, रिपोर्टिंग करता है, और जो है
जो मुल्ज़िम हैं और जो मुजरिम हैं उनको पकड़ के अदालत में पेश करता है, वो भी सरकारी मुलाजिम है। इसी तरीके से हर वो शख्स जो प्रॉपर्टी को हैंडल करता है, सर्वे करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रेवेन्यू प्रोसेस करता है और हुकूमत के फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए काम करता है, वो भी सरकारी मुलाजिम है। इसी तरीके से जनाब हर वो शख्स जो प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, टैक्सेस को मैनेज करता है, सर्विस करता है, पब्लिक रिकॉर्ड मेंटेन करता है विलेज, टाउन या डिस्ट्रिक्ट का, वो भी जनाब सरकारी मुलाजिम है। इसी तरीके से जो इलेक्शन रूल्स को मैनेज करता है, इलेक्शन की मैनेजमेंट करता है, इलेक्शन का सर यानी कि इलेक्शन के डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है, इलेक्शन कमीशन में काम करता है, वो भी जनाब सरकारी मुलाजिम कहलाएगा। जनाब उसके बाद है सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी। यार हर वो प्रॉपर्टी जो मूव होती है, जो अपनी एक वो ना एक मैटर रखती है, हम उसको मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़मीन से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। ज़मीन और ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें जो परमानेंटली अटैच हैं, ठीक है ना, परमानेंट तौर पे, तो वो जनाब मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएंगे। उसके बाद रॉन्गफुल गेन का मतलब क्या है, यानी कि आपने एक प्रॉपर्टी हासिल की है लेकिन गलत तरीके से, उसका मतलब है रॉन्गफुल गेन। और रॉन्गफुल लॉस ये है कि आपकी प्रॉपर्टी आपको गलत तरीके से आपसे छीनी गई है, आपको लॉस हुआ है, वो है रॉन्गफुल लॉस। इसी तरीके से डिसऑनेस्टली के बारे में बताया गया है कि ऐसा काम करना जिसमें आपकी गलत नीयत हो, आप कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उसके बाद है 25, उसके अंदर फ्रॉड के बारे में बताया गया है, जब आप कोई काम फ्रॉड की नीयत से करते हैं। उसके बाद है रीज़न टू बिलीव का मतलब क्या है। जनाब रीज़न टू बिलीव का मतलब है कि हैविंग सफिशिएंट कॉज, यानी आपके पास जब मुनासिब वजह होती है किसी चीज़ को किसी चीज़ पे यकीन करने के लिए, हम उसको बोलते हैं रीज़न टू बिलीव। उसके बाद है प्रॉपर्टी इन पोजीशन। इसकी डेफिनेशन इन्होंने हमें ये बताई है कि जनाब एक शख्स है ना, अगर उसकी प्रॉपर्टी उसके क्लर्क के पास है या उसके मुलाजिम के पास है या उसकी बीवी के पास है, तो उसको ये समझा जाएगा कि ये उसकी ही पोजीशन के अंदर है। यानी इन तीन लोगों के पास अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो यही समझा जाएगा जैसे आपकी ही पोजीशन के अंदर ये प्रॉपर्टी है। उसके बाद है काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब है कि दो चीज़ों की एक दो चीज़ें इस तरह बनाना, यानी कि एक ओरिजिनल चीज़ की कॉपी बनाना। जैसे लोग फेक करेंसी बनाते हैं, एक ही डॉक्यूमेंट होता है, वो एग्जैक्ट वैसे का वैसे जनरेट करते हैं, उसको हम काउंटरफेट करते हैं। अब डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, ऐसा कोई भी मामला जो लेटर के ज़रिए, फिगर्स के ज़रिए, मार्क्स के ज़रिए जो है ना पेश किया जाता है एज ए एविडेंस के तौर पे, हम उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। उसके बाद है वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिससे आपका कोई राइट क्रिएट होता है या तब्दील होता है या ट्रांसफ़र होता है। मिसाल के तौर पर एक डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर मैंने लिखा है कि जी ये प्रॉपर्टी आपके पास या आपके नाम कर देता हूँ, तो अब ये मैं उस डॉक्यूमेंट के ज़रिए आपका एक राइट जो है ना वो क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, राइट भी क्रिएट हो सकता है, लायबिलिटी भी हो सकता है, तब्दील भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, ट्रांसफ़र भी हो सकता है, ख़त्म भी हो सकता है। उसके बाद विल आपको पता है क्या है, एक वसीयत होती है। वर्ड्स रिफरिंग टू एक्ट्स का मतलब है कि इसका मतलब है कि एक्ट्स और इलीगल ओमिशन। देखें कानून के अंदर कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको करने होते हैं, यानी आपने मिसाल है कि ये काम करना है, वो कुछ ऐसे होते हैं जो आपको नहीं करने होते, मतलब आपने वो काम नहीं किया, वो जुर्म बन गया। ठीक है, तो इसके अंदर ये दोनों चीज़ें आती हैं। एक्ट एंड ओमिशन का भी यही मतलब है। एक्ट का मतलब है कोई एक सिंगल काम या एक सीरीज़ ऑफ एक्ट, यानी आपने एक सिर्फ एक काम किया या एक जैसे बहुत सारे एक आप मतलब एक सीरीज़ ऑफ एक्ट्स, बहुत सारे आपने एक्शंस लिए हैं। इसी तरीके ओमिशंस का मतलब भी है कि एक सिंगल ओमिशन या सीरीज़ ऑफ ओमिशन, यानी एक काम जो आपको करना था लेकिन आपने किया नहीं, उसको हम बोलते हैं ओमिशन। ठीक है, उसके बाद एक्ट्स डन इन कॉमन इंटेंशन। इसका मतलब है जब बहुत सारे लोग एक क्रिमिनल एक्ट करते हैं विथ कॉमन इंटेंशन, यानी एक ही नीयत के साथ काम करते हैं, जुर्म करते हैं कि यार हम मिल के इस बंदे को लूटते हैं, इसको बोलते हैं एक्ट्स डन इन कॉमन इंटेंशन। और उसमें फिर जितने भी शख्स होंगे सब के सब जनाब वो लायबल होंगे, सब के सब जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। उसके बाद सेक्शन 35, इसके अंदर ये बात की गई है, जब कोई अब आप कोई एक्ट है वो तब क्रिमिनल होता है जब उसके अंदर जो जब कोई ऐसा एक्ट जो नॉलेज और इंटेंशन की वजह से क्रिमिनल बन जाए। ठीक है, तो उसमें सब के सब जितने भी सबके जो इन्वॉल्व होंगे वो बराबर ही लायबल होंगे। इसी तरीके से इफेक्ट कॉज्ड बाय एक्ट एंड ओमिशन, यानी एक आपने ऑफेंस किया है और वो हुआ ये है कि आपने कोई काम किया, उसके नतीजे में एक जन्म जो है ना, एक यानी कि एक जुर्म जन्म ले लेता है, या एक चीज़ थी जो आपने नहीं की और उसके नतीजे में एक जुर्म हो गया। इसी तरीके से 37 कोऑपरेशन इन ऑफेंसेस, जब एक शख्स किसी की मदद करता है जुर्म करने के अंदर, क्राइम करने के अंदर, उसको हम कोऑपरेशन कहते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट ऑफेंसेस इन ए क्रिमिनल एक्ट। देखिए इसका मतलब ये है कि बाज़ औक़ात एक एक जुर्म होता है, बहुत सारे लोग मिल के करते हैं, लेकिन उसमें फिर हर कोई अलग अलग जुर्म करता है। यानी आप चार
4-5 लोग मिलके एक जगह पे डकैती करने जाते हैं, उसमें एक बंदा कोई प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, कोई कुछ करता है, कोई किसी की ज़्यादती करता है, यानी पर्सन्स इन्वॉल्व्ड इन द सेम क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। यानी एक ही वारदात हो रही थी, उसमें सब लोगों ने मिलकर ही जुर्म किया, लेकिन सबके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट हमने ऑफेंसेस लगा दिए। किसी के ऊपर चोरी का, किसी के ऊपर जनाब मर्डर का, किसी के ऊपर किसी के साथ ज्यादती करने का। ठीक है जी। उसके बाद सेक्शन 39 वॉलंटरीली, इसका मतलब है कि जब आप कोई अपनी मर्जी से कोई चीज़ करते हैं, ठीक है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। और सेक्शन 40 के अंदर ऑफेंस के बारे में बताया गया है कि हर वो काम जिसको इस कानून के अंदर मना किया गया है और जिसकी सज़ा सुनाई गई, हम उसको ऑफेंस कहते हैं। ऑफेंस का मतलब होता है कि ये काम जो अगर आप करोगे तो उसकी फिर एक सज़ा बताई जाती है, इसको हम बोलते हैं ऑफेंस। ठीक है जी। अब ये स्पेशल लॉ में भी होते हैं, लोकल लॉज के अंदर भी होते हैं। इसके बाद है स्पेशल लॉ। क्या है यार? ए लॉ एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक सब्जेक्ट, कोई खास किस्म का सब्जेक्ट के ऊपर कोई कानून बना होता है, किसी खास काम के लिए आपने कोई कानून बनाया है, खास एरिया के लिए, तो वो स्पेशल लॉ होता है। लोकल लॉ ये होता है कि एक पर्टिकुलर हिस्से के अंदर कानून है, जैसे पंजाब की कुछ अपने लोकल लॉज हैं, तो सिंध के अपने लोकल लॉज हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू, इसका मतलब इलीगल का मतलब है कि भाईजान ऐसी चीज़ करना जो जुर्म थी, यानी इलीगल, आपने लीगल तरीके से काम नहीं किया बल्कि आपने गलत तरीके से काम किया, कानून ने आपको मना कर रखा है। और लीगली बाउंड टू डू का मतलब है कि ए पर्सन इज लीगली बाउंड टू डू समथिंग इफ ओमिटिंग इज इलीगल, यानी ये भाई आपके ऊपर कानूनी तौर पर जिम्मेदारी है कि ये आपने काम करना ही करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो वो ओमिशन और इलीगल कहलाएगा। उसके बाद इंजरी का मतलब है कि ऐसी कोई भी जब आपको कोई तकलीफ पहुंचे, आपको हार्म पहुंचे, चाहे वो आपके जिस्म को, आपके माइंड को, आपकी रेपुटेशन को और आपकी प्रॉपर्टी को, तो हम इसको बोलते हैं इंजरी। इंजरी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जिस्म को जख्म, इसका मतलब है कि जहनी तौर पे भी आपको कोई तकलीफ पहुंचे, आपकी जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाए, आपकी प्रॉपर्टी ख़राब हो जाए, डैमेज हो जाए, इस सारी चीज़ में हम इसको इंजरी बोलते हैं। लाइफ का मतलब है, यानी कि आपको पता है ज़िंदगी, डेथ का मतलब है मौत है, एनिमल का मतलब है कोई भी लिविंग क्रिएचर समाज सिवाय इंसान। इंसान भी वैसे सोशल एनिमल है, लेकिन इस कानून के अंदर एनिमल का मतलब है कि इंसान के अलावा बाकी जो जितने जानवर हैं, ये उनकी बात कर रहा है। उसके बाद है सेक्शन 48 का मतलब है वेसल। वेसल का मतलब है ऐसी कोई भी चीज़ जो सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाए, गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाए। उसके बाद सेक्शन 49 में ईयर और मंथ के बारे में बताया गया है, इसमें हमने ब्रिटिश कैलेंडर को फॉलो करना है। सेक्शन का मतलब है कि हमने हर एक चैप्टर के अंदर कुछ चीज़ें ना सीक्वेंस वाइज लिखी होती हैं, हम उसको सेक्शंस कहते हैं। उसके बाद ओथ का मतलब है कोई ऐसा लीगल डिक्लेरेशन जो आप यूज़ करें प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए, ओथ लें किसी चीज़ के ऊपर। और गुड फेथ का मतलब है कि हर वो काम आप गुड फेथ में करते हैं। जब आप कोई अच्छी नीयत से काम करते हैं तो हम कहते हैं यार मैंने ये गुड फेथ में काम किया था लेकिन नुकसान हो गया, यानी आपकी नीयत बुरी नहीं थी लेकिन नुकसान हो गया। ठीक है जी। तो ये गुड फेथ होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ काम आप गुड फेथ में नहीं करते, आपकी नीयत भी बुरी होती है, आप इसलिए ये काम करते हैं ताकि अगले को नुकसान पहुंचे। उसके बाद जनाब सेक्शन 52A हार्बर। हार्बर का मतलब है कि यार कि किसी को आप ना शेल्टर देते हो, खाना देते हो, पैसे वगैरह देते हो, वेपन्स देते हो, कपड़े देते हो और उसको छुपाते हो जो इलीगल है, यानी ठीक है ना। मतलब किसी एक बंदा है पुलिस से भागा हुआ है, आप उसको अपने घर में जगह देते हो, रिहाइश देते हो, छुपा के रखते हो, तो इसको हम हार्बर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे याद याद एक चीज़ याद रखेंगे, अगर कोई स्पाउसेस है, यानी कि अगर कोई एक हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को छुपाता है या वाइफ अपने हस्बैंड को छुपाती है किसी मामले के अंदर, तो वो एक अलग चीज़ है, वो इस पे यानी कि सेक्शन 52A उसके ऊपर लागू नहीं होगा, अदरवाइज लागू होगा। इसका मतलब है कि भाई कोई बंदा एक है वो छुप रहा है और आप उसको शेल्टर देते हैं, अपने घर में पनाह देते हैं, उसको खाना या वेपन्स देते हैं, तो ये जनाब उसके बारे में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये जनाब चैप्टर 2 यानी सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला जो चैप्टर है लॉ गेट का पीपीसी के हवाले से वो कवर हो चुका है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।